Okay, so let's move on to one more question, one more same type of question, which is again the long answer type from the chapter chemical kinetics. और वो भी आपसे frequently पूछा जाता है. और question क्या है? Just give me a second. देखिए, derive the integrated rate equation for rate constant of a first order reaction. ठीक है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फिर से डिराइव करनी होगी, बट राइट नाउ द रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर फर्स्ट. ठीक है, देखिए सेम प्रोसीजर यूज किया जाएगा, बट लास्ट में रिजल्ट आपके पास थोड़ा डिफरेंट आने वाला है. बाकी प्रोसीजर सेम होगा. जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करी, इन द सेम वे आई विल बी डिराइविंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल. ओके, सो पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड with the derivation of it. Let me add on a slide. ठीक है, देखिए देखिए करना क्या होगा हमें यहां पे. देखिए करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीज है. राइट नाउ आई एम टेकिंग अ जनरल रिएक्शन एज A gives B. लेट्स से ये मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, A gives B. ठीक है, and I'm assuming this reaction is balanced. ये एक balanced chemical equation है, ये एक balanced chemical reaction है जिसका order first है. This is the first order reaction. This is the first order reaction. Okay, and this is balanced at the same time. Now people, let's assume its rate constant is K. Let's assume its rate constant is K. ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, लेट्स से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A नॉट के बराबर है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 के बराबर है. ठीक है, सिमिलरली एट टाइम t पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल AT के बराबर है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल BT के बराबर है. दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज A नॉट एंड व्हाट इज AT. नाउ गाइस हैव अ लुक. सबसे पहली चीज, अगर मैं इस सेम रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं तो क्या आ जाएगा? R विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर 1 के बराबर है, सो आई विल पुट द पावर 1. सो दिस इक्वेशन विल गिव मी द रेट ऑफ द रिएक्शन एज पर योर रेट लॉ इज कंसर्न. एज पर योर रेट लॉ इज कंसर्न, वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय दिस सिंपल इक्वेशन. ठीक है, अब मैं रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री यूज करके इस रिएक्शन की रेट निकाल सकता हूं. वैसे भी कैसे? आई बी राइटिंग R विल बी इक्वल, सिंस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, आई बी राइटिंग माइनस D ऑफ A डिवाइडेड बाय dt. This equation will again give me the rate of the reaction by using the stoichiometry of the reaction, right? See guys, अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, ये इक्वेशन भी आपको रेट के बारे में आइडिया दे रही है, यहां से भी आपके पास रेट की वैल्यू आ रही है, और आप देख सकते हो LHS साइड दोनों का सेम है, तो आई कैन इक्वेट द टू. I'll be getting minus D of A divided by dt will be equal to K multiplied by A to the power 1, right? अब देखें, just give me a second, yeah. See, अब देखें इसके बाद होगा क्या यहां पे. देखिए इसी इक्वेशन को आप थोड़ा शफल कर ले. देखिए आप, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर ले आप. देखिए माइनस डी ए अपॉन डी टी, इस माइनस को पहले राइट हैंड साइड ले जाए. ठीक है, तो आपके पास यहां पे आ गया डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी को आप राइट साइड ले और इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आए डिनोमिनेटर में. तो यह आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इज इक्वल टू माइनस के डी टी. ये इक्वेशन मैंने लिख ली यहां पे. ठीक है, सिंस वी आर डिराइविंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी है तो मुझे यहां पे इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड. इंटीग्रेट कर ले दोनों साइड. ठीक है, अब यहां पे देख लें आप, मैं लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट से एटी तक जा रहा है, तो लिमिट्स आ जाएंगे ए नॉट टू एटी, राइट. सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम जीरो टू टी. ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम जीरो टू टी, राइट. अब देखिए, अब इंटीग्रेट हमें करना है. देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ln ऑफ x के. किसके बराबर होता है? ln ऑफ x. यहां पे हमारे पास क्या है? इंटीग्रल ऑफ dA डिवाइडेड बाय a, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूं ln ऑफ a, और लिमिट्स कहां से कहां तक है? लिमिट्स आर फ्रॉम a नॉट टू 80.
ठीक है, विल बी इक्वल, माइनस बाहर आ गया, के बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी टी इज दी टी, लिमिट्स रख ले 0 से टी तक, लिमिट्स रख ले 0 से टी तक। अब देखें क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। देखिए अब यहां पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लगाएं, तो ये आ जाएगा लॉन ऑफ ए टी माइनस लॉन ऑफ ए नॉट, ln of at minus ln of a naught will be equal to minus kt, will be equal to minus kt। ठीक है, इसी को थोड़ा अरेंज कर ले, दिस विल बी ln of at will be equal to ln of a naught minus kt, ln of a naught minus kt। ठीक है, चलिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो। पहले वही फॉर्म लिखते हैं, फिर मैं आपको ये वाली फॉर्म, दूसरी वाली फॉर्म इसकी दिखाऊंगा। देखिए आप, चलिए देखिए, ln of m minus ln of n, ln of m minus ln of n, that will be ln of m divided by n, ln of m divided by n, which is your a naught, which is equal to minus kt, which is equal to minus kt। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा ln of x, ln of x यहां पे बेस किसके बराबर होती है, a के बराबर, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 2.303 multiplied by log of x to the base 10, right? This is how we convert ln into the log. This is how we convert this e base to the base 10, right? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, instead of ln of this, I can write 2.303 log of 80 divided by a naught is equal to minus kt, is equal to minus kt। ठीक है, अब इसी को थोड़ा शफल करें, आप इसी को थोड़ा चेंज कर ले, इसी को थोड़ा अरेंज कर ले आप। ठीक है, यह आ जाएगा 2.303 log of, यह आ जाएगा 2.303 log of 80 divided by a naught is equal to minus kt, is equal to minus kt। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस, व्हाट आई विल बी गेटिंग माइनस 2.303 log of 80 divided by a naught will be equal to kt, will be equal to kt। अब एक काम करें, ये जो माइनस है, इस माइनस से इस लॉग को मल्टीप्लाई कर ले, माइनस से इस लॉग को मल्टीप्लाई कर ले, तो मेरे पास आ गया 2.303 log ऑफ, यहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा log ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाई 80। दिस विल बी इक्वल टू kt, दिस विल बी इक्वल टू kt। और मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन देखिए आप, फाइनल इक्वेशन विल कम एज k इज इक्वल टू 2.303 divided by t log of a naught divided by at। Okay, this is what I'll be calling as the integrated rate equation for the first order reactions, which is what we were supposed to calculate, which is what we were supposed to calculate। ठीक है, ये आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जहां पे आपको इस इक्वेशन को डिराइव करना होगा। और कैसे हमने स्टार्ट ऐसे किया था कुछ वहां से, ठीक है, और हम फाइनली पहुंचे हम इस वैल्यू पे, which is the integrated rate equation for the first order reactions। I'm sure this is clear to everyone। Okay, चलिए इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के फॉर्म में पूछा जा सकता है फ्रॉम द सेम चैप्टर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन, वेयर दैट इज, लेट मी फाइंड दैट, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, ठीक है, रिएक्टेंट्स चेंज टू प्रोडक्ट्स, दिस इज द रिएक्शन R चेंज टू P। ठीक है, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन, R वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R वर्सेस टाइम, ये आपको ऐसा कुछ दिया गया है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन में ही कर चुके हैं। ठीक है, देखिए आप, बहुत ही सिंपल चीज है। सी
I gave you the integrated rate equation for the zero order. What was that? That was AT is equal to A naught minus KT, right? और मैं आपको एक कर्व दिखा चुका था between AT versus T for a zero order reaction, AT versus T, और वो कर्व कुछ ऐसा आया था, ठीक है? और ये जो इक्वेशन आई थी, ये कौन सी रिएक्शन के लिए आई थी? A gives B के लिए, A gives B के लिए. अब रिएक्शन कौन सी हमारे पास यहां पे? R change to products, R change to products. This term AT is the concentration of reactant basically. Is the concentration of reactant. तो मैं इसके बदले AT के बदले सीधे लिख सकता हूं concentration of reactant versus time. तो ये जो कर्व आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कैन आई से ये कर्व इस वाले कर्व को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है? और ये कर्व किसके लिए वैलिड है? सिर्फ दिस इज वैलिड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज ये कर्व मैंने बनाया बाय कंसिडरिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि ये कर्व जो है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है. दैट मींस जो आपको रिएक्शन क्वेश्चन में दी गई है, रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट्स, इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक? अब इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सी दिस वन इज डन. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? ऑलरेडी आपको पता होगा. देखिए, AT is equal to A naught minus KT. AT is equal to, I'm writing it over here, AT is equal to A naught माइनस KT, ठीक है? देखिए, आपने AT या इसी को बोलते हो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको आपने अलोंग y एक्सिस प्लॉट किया हुआ है, ठीक है? टाइम को आपने अलोंग x एक्सिस प्लॉट किया हुआ है, तो ये आपके पास m आ गया, m के आगे साइन माइनस है, और यहां पे क्या है? ये इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट के आगे साइन क्या है? प्लस. y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है? ये जो यहां पे ये जो m है, इसको क्या बोलते हैं? दिस व्हाट वी कॉल अ स्लोप. यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या मैं सिंपली बोल सकता हूं माइनस k के बराबर है, डेफिनेटली. तो आई वुड से स्लोप ऑफ दिस कर्व वुड बी इक्वल टू माइनस k, व्हिच इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है? ये आपसे ऐसे शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मतलब कर्व एक दिया होगा, कर्व देने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना होगा whether the reaction is zero, first, second, whatever. आप कर सकते हो by using the integrated rate equation. I'm sure this is again clear to everyone. Okay? So let's move on to one more question, which is complete theoretical. Mention any four factors. Mention. You just have to mention. You don't have to explain. You just have to mention the four factors, any four factors, which affect the rate of the reaction, ठीक है? और rate of reaction बहुत सारे factors पे depend करती है, ठीक है? Rate of the reaction depends on the nature of the reacting species. आपके पास जो reactants है वो कैसे है? What is their nature? What are the types of bonds between the reactant molecules that govern your rate of reaction, that decide your rate of reaction, right? This is the first factor. Second, concentration of reactant. Concentration of reactant. Already हम rate law में पढ़ चुके हैं. R is equal to K multiplied by concentration of reactant to the power order X. ठीक है? तो rate of reaction जो है ये reactant की concentration पे depend करती है, definitely. ठीक है? Similarly, temperature of the system. Rate of reaction definitely temperature पे depend करता है. Rate of reaction depends on the temperature. It depends on the temperature as well. ठीक है? अभी हम कुछ देर में देखेंगे कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेट कैसे चेंज होती है, वो भी हम यहां पे देखेंगे, ठीक है? और एट लास्ट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट. जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज्यादा होता है उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है. सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू मेंशन दीज फैक्टर्स, ओके, जो ऑलरेडी आपको आई अज्यूम पता होगा. द फर्स्ट फैक्टर विच यू विल बी राइटिंग दैट इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, विच इज द nature of the reactant species, nature of the reactant particles, reactant molecules, okay? Number second, that is the concentration of reactants. अगर आप concentration reactants की change करोगे, reactants की concentration change करने से reaction की rate खुद ब खुद change हो जाती है, which is given by our rate law. ठीक है? आप rate law से वो decide कर सकते हो. And number three, that's what we call as temperature. ठीक है? या याद ही रख लो यहां पर, temperature बढ़ाने से reaction की rate बढ़ जाती है. With the increase in the temperature of the reaction, what happens to the rate of reaction? Rate of reaction increases. ठीक है? So rate of reaction is basically directly proportional to temperature. On increasing the temperature, rate of the reaction increases. On decreasing the temperature, rate of the reaction decreases. ठीक है? And the last point, that's what we call as surface area of the reactant. जितना reactant का ज्यादा surface area available होगा, उतनी rate of reaction ज्यादा होती है. उतनी rate of reaction ज्यादा होती है. ठीक है? दिस इज वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है. आई एम टेलिंग यू दैट, ओके? ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर थ्योरेटिकल क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? Define the following.
We are supposed to define the order of the reaction. We are supposed to define the activation energy of a reaction. ठीक है? Order of the reaction क्या होता है? Let me tell you few things about order. ठीक है? सबसे पहले जो आपका order होता है, it is experimentally determined. It is experimental determined quantity. Experimental determined quantity. The first point about the order, it's not the theoretical concept, it is the experimental concept. अब order क्या होता है? सबसे पहली चीज, order लिखने के लिए हमें rate law लिखना पड़ता है. R is equal to K multiplied by concentration of reactant to the power X. ठीक है? This is what I call as rate law. For example, मेरे पास reaction कुछ ऐसी है. Let's say मेरे पास एक reaction ऐसी है, reactants change to products. ठीक है? Reactants change to products. ठीक? अब इसका रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल के बराबर है. ठीक? अब इस रिएक्शन का ऑर्डर लेट्स अज्यूम एक्स के बराबर है, तो मैं इसका रेट लॉ लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एक्स. राइट? अब गाइस, अगर मेरे पास ऐसी एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इट गिव्स सी. ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट फॉर एग्जांपल के बराबर है. ठीक है? अब मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ फिर से लिख सकता हूं, आर विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स multiplied by concentration of B to the power Y, where this X and Y, these are experimentally determined, and let me tell you, this X is called as order of the reaction. This X is called as the order of the reaction with respect to A. With respect to A. ठीक है? Similarly, जो आपका Y यहां पे, just give me a second, जो आपका Y यहां पे है, जो आपका Y यहां पे, Y is called as the order of the reaction with respect to B. With respect to B. But at the same time, अगर आप ये जो concentration terms के powers है, अगर आप इनको simply add करोगे, X plus Y, the sum of the powers of the concentration terms, the sum of the powers raised to the concentration terms, that gives us the overall order of the reaction. That gives us the overall order of the reaction. So what is the order of the reaction? Order of reaction is nothing. It is just equal to the sum of the powers raised to the concentration terms in the rate law. ठीक है? Sum of the powers raised to the concentration terms in the rate law. That's what we call as the order of the reaction. I'm sure this is clear to everyone. ठीक? ऑर्डर रेट एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, और कुछ और चीजें आप ऑर्डर के लिए याद रखें. मैं लिख रहा हूं यहां पे, सी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वी क्लासिफाई रिएक्शंस इनटू सर्टेन टाइप्स. हम रिएक्शंस को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं. किसी भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा, या लेट्स से जिसका ऑर्डर 0 के बराबर होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जिसका ऑर्डर 1 के बराबर होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जिसका ऑर्डर 2 के बराबर होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड सो ऑन. ठीक है? वन मोर थिंग, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है. ऑर्डर की वैल्यू इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, और जिस रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, उस रिएक्शन को सीधे हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है? तो ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल. ठीक है? चलिए, इन्हीं पॉइंट्स जो मैं लिख चुका हूं यहां पे, इन्हीं को देखो आपको एग्जाम में लिखना कैसे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एग्जैक्टली, सी, let's talk about the order of the reaction. It is the sum of the powers of the concentrations of the reactant species in the rate equation of the reaction, right? That I've told you. It may be a whole number, it can be zero, it can be fractional, it can be positive, or it can be negative. But remember guys, one important thing. ये जो यहां पे negative है, इसको आप erase कर लो. इसको आप erase कर लो. Why is that? Have a look. देखिए, अगर मेरे पास एक रिएक्शन होगी A plus B, it gives C. ठीक है? अगर इसका रेट कांस्टेंट K के बराबर है, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो R किसके बराबर आ जाएगा? K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. ठीक है? ये जो X है, this X is called as the order of the reaction with respect to A. Y is called as the order of the reaction with respect to B. X और Y इंडिविजुअली नेगेटिव हो सकते हैं. X और Y इंडिविजुअली नेगेटिव हो सकते हैं, बट X प्लस Y
कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव. रिमेंबर दिस. ओके, रिमेंबर दिस. सो रिमेंबर, ये जो x और y है, व्हाट आर दीज x एंड y? x इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, y is the order of the reaction with respect to y. ये x और y individually negative हो सकते हैं. ठीक है, x can be negative और y can be negative, but remember x plus y कभी भी negative नहीं होगा. Remember this, okay? तो यहां पे आप मेरे हिसाब से ये टर्म यहां पे नहीं लिखना. ठीक है. One more thing, it is the experimentally determined which I have told you. ठीक है. It is meant for the reaction and not for the individual steps. ठीक. It is meant for the reaction and not for the individual steps. Individual steps मतलब जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेसिकली मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके पास बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. आप हर किसी स्टेप के लिए अलग अलग ऑर्डर नहीं लिखते हो. ठीक है. ऑर्डर हमेशा नेट ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है. अलग अलग स्टेप्स के लिए ऑर्डर नहीं लिखा जाता है. जो आपके पास नेट रिएक्शन होती है उसके लिए हमेशा ऑर्डर लिखा जाता है. आई एम श्योर दिस इज क्लियर. ठीक है. एक और टर्म आपके पास थी, दैट वाज व्हाट वी कॉल एज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, ये भी हमें डिफाइन करना था. Activation energy is defined as the minimum extra energy absorbed by the reactants to form the activated complex. अगर आपको याद होगा, as per collision theory is concerned, देखिए, अगर मेरे पास एक रिएक्शन होनी है, फॉर एग्जाम्पल I've got a reaction like this, as per collision theory. Let's say I've got a reaction A2 plus B2, it gives products. फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन को यहां पे होना है, सबसे पहले एज पर कोलिजन थ्योरी इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करना होगा. देखिए, लेट्स से दिस इज द A2 मॉलिक्यूल, एंड लेट्स से दिस इज द B2 मॉलिक्यूल. सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को होना है, अगर इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले इनको आपस में क्या करना होगा? इनको आपस में कोलाइड करना होगा. तो रिमेंबर, जब ये कोलाइड करेंगे, ये सबसे पहले क्या बनाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. लाइक दिस. ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लाइक दिस. दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B. ठीक है. और ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से बहुत ही ज्यादा होती है. ठीक है. और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक बार अगर रिएक्शन में बन गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो सकता है और किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है. देखिए, प्रोडक्ट्स आपके ये होंगे, दिस इज AB प्लस वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ AB. ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया. ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बन गया. ये आपके पास रिएक्टेंट था और ये आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया. ठीक है. सो बेसिकली एज पर एनर्जी फैक्टर ऑफ द कोलिजन थ्योरी इज कंसर्न्ड, जब भी किसी रिएक्शन को होना होगा, तो सबसे पहले एज पर एनर्जी फैक्टर रिएक्टेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करना होगा. कोलाइड करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब रिमेंबर वन थिंग, हर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए. तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट पार्टिकल्स को, सच दैट वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए. और जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी हम सप्लाई करते हैं टू द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, और आई कैन से द मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट पार्टिकल्स in order to form the activated complex, that minimum energy is what I'll be calling as the activation energy. That's what we call as activation energy. ठीक है. तो in short याद रखें, हर किसी reactant particle के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो activated complex बना सके, और activated complex का बनना रिएक्शन में जरूरी है. ठीक है. तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी होगी इन रिएक्टेंट्स को. ठीक है. तब जाके ये कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. और जो मिनिमम एनर्जी ये रिएक्टेंट पार्टिकल्स absorb करेंगे in order to make the activated complex, that minimum energy is what I call as activation energy. Right? You can have a look on its actual definition as well. Activation energy of a reaction is the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules to form the activated complex is what I call as activation energy. I'm sure this is again clear to everyone, right? Great, guys. Let's move on to one more.
Just a second. This is what we have discussed, right? There is one more question which might be asked in your exam. Let me find out that first, then we can move ahead. Exactly, this is the question. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गिव द 3 डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड द ऑर्डर. आपको मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर के बीच में 3 डिफरेंसेस बतानी है. मॉलिक्युलैरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉलिक्युलैरिटी होती क्या है? एक रिएक्शन में द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज which will collide simultaneously to form the product. That's what we call as molecularity. See guys, see, I'll make you understand this concept. See what molecularity is all about. Molecularity, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स चेंज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है? एज पर कोलिजन थ्योरी इज कंसर्न्ड, अगर इस रिएक्शन को होना होगा, इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को सबसे पहले कोलाइड करना है. इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को सबसे पहले आपस में कोलाइड करना है. अब द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, कितने रिएक्टेंट स्पीशीज एट ए टाइम साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. दैट्स व्हाट वी कॉल एज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसी एक रिएक्शन ले रहा हूं, 1A plus 1B gives 2C, gives 2C. ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे 1 molecule of A is colliding with 1 molecule of B to form the product. यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? A का एक मॉलिक्यूल B के एक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक? और कितने मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट डिफाइंस द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो आई वुड से इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी 2 के बराबर होगी. सिमिलरली अगर 3 पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, देन द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन वुड बी 3. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट मॉलिक्युलैरिटी वी क्लासिफाई रिएक्शंस इनटू सर्टेन टाइप्स. ठीक है, आपके पास होती है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो ऑलरेडी आपको पता होगा. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होगी जिसकी मॉलिक्युलैरिटी 1, बाइमॉलिक्यूलर जिसकी मॉलिक्युलैरिटी 2, टर्मॉलिक्यूलर जिसकी मॉलिक्युलैरिटी 3 एंड सो ऑन. ठीक है, और रिमेंबर गाइस वन मोर थिंग, आपके पास ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस हुज मॉलिक्युलैरिटी इज ग्रेटर देन 3, दे आर रेयरली फाउंड. दे आर रेयरली फाउंड. ठीक है, वो वाली रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा हो, ये वाली रिएक्शंस बहुत कम ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है, बिकॉज 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करना, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है. अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो आई वुड से ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा हो, वो बहुत ही कम ऑब्जर्व की जाती है. दोज आर रेयरली फाउंड. Now our point is we have to talk about the differences between the molecularity and the order. For that हम सीधे इनको डिस्टिंग्विश करते हैं. देखिए, एक साइड से मैंने मॉलिक्युलैरिटी लिखा हुआ है, दूसरी साइड से ऑर्डर लिखा हुआ है. ठीक है, द फर्स्ट थिंग which you should know, मॉलिक्युलैरिटी इट इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ये पूरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड नहीं है. There is no experimental background for the concept molecularity. It's a complete theoretical concept as per the concepts based of the collision theory. Collision theory बताती है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना होगा, राइट? अब कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट डिफाइंस द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, व्हिच इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, लेट मी टेल यू. ठीक है, वेयरएज जो ऑर्डर आपका होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. इट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, मॉलिक्युलैरिटी की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 4 भी हो सकती है, बट दैट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड, राइट? क्या मॉलिक्युलैरिटी की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है 2.5, 3.5? नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनेगा. व्हाई इज दैट? बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी होता क्या है, कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स ने आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2.5 पार्टिकल्स कोलाइडेड विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट? नो, आई कैन नेवर से लाइक दैट. ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, इट कैन टेक ओनली द
इंटीजर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम वन। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। उसका मतलब हो गया कोई मॉलिक्यूल आपस में, कोई पार्टिकल आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, दैट मींस रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। दैट मींस इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ठीक। मॉलिक्युलरिटी जीरो का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया रिएक्शन हो ही नहीं रही है, समझ रहे हो आप? तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वेयरएज जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो दीज आर द थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नंबर वन, मॉलिक्युलरिटी इट इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू इंटीजर हो सकती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3, 3 से ज्यादा रेयरली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इसकी ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, ऑर्डर की वैल्यू जीरो हो सकती है, और वो वाली रिएक्शंस जिनका ऑर्डर जीरो होता है, दोज आर व्हाट वी कॉल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आई एम श्योर दिस अगेन क्लियर टू यू, ओके। All right, let's move on to one more question, which is again important, which is what we call as Arrhenius equation, और ये भी आपसे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये Arrhenius equation क्या होती है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर rate of reaction increases। कुछ देर पहले I told you with the increase in the temperature rate of the reaction increases। देखिए सबसे पहले अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लूं, A gives B, लेट्स से दिस इज वन जनरल रिएक्शन, ओके। लेट्स से इस जनरल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर n के बराबर है, दिस इज द nth ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेट्स अज्यूम इसका रेट कांस्टेंट K के बराबर है, इसका रेट कांस्टेंट K के बराबर है। कैन आई राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन? R विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे, if I'll assume the concentration of reactant is unity, is 1 molar, can I say at that time rate of reaction would be equal to the rate constant? Rate of reaction would be equal to the rate constant। क्या मैं ये चीज यहां पे बोल सकता हूं, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी, उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी? आई कैन से दैट, राइट, बिकॉज R इज इक्वल टू K। जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट Arrhenius studied, and what he observed was, he observed rate constant of a reaction is directly proportional to e to the power minus EA divided by RT. E to the power minus EA divided by RT. And what is this E to the power minus EA divided by RT? This is the fraction of molecules. This is the fraction of the molecules whose energy is greater or equal to activation energy. That means these are the fraction of the molecules which are responsible for the effective collision, as per energy factor is concerned, right? So what Arrhenius studied, he observed rate constant of a reaction is directly proportional to the fraction of molecules whose energy is greater or equal to activation energy. और वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, दैट मींस वही मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जितनी इस टर्म की वैल्यू ज्यादा होगी, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी वुड बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, व्हिच वी नो ऑलरेडी, राइट। अब देखिए इसी इक्वेशन को थोड़ा यहां पे एनालाइज करते हैं, देखिए आप ध्यान से। एज पर Arrhenius, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। अब देखिए टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट के साथ क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट के साथ क्या होता है। बट बिफोर दैट लेट मी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड लेट मी राइट इट, K इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा A e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT, और इस A को यहां पे बोलते हैं हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इट काउंट्स टू थिंग्स,
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में दो चीजें आती है। एक तो इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी आती है, एक तो इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी आती है जो आपने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा ये इट अकाउंट्स फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, इट अकाउंट्स फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, राइट। ये जो आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, this pre-exponential factor, it includes two things: collision frequency as well as orientation factor. Okay, and this equation, guys, this equation is what I'll be calling as the Arrhenius equation. अब देखिए Arrhenius equation से हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है कि कम होता है। देखिए इक्वेशन आपके पास आ गई, आप इजीली बता सकते हो। देखिए कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं रिएक्शन का, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, if I'm increasing the temperature of the reaction, अगर मैं रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊं, कैन आई से ये टर्म, दिस टर्म EA डिवाइडेड बाय RT टर्म, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, कैन आई से ये जो टर्म होगी ये डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अगर ये टर्म डिक्रीज हो जाएगी, कैन यू टेल मी माइनस EA डिवाइड बाय RT, ये टर्म, क्या ये वाली टर्म इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ये टर्म इंक्रीज होगी। अगर ये टर्म इंक्रीज हो रही है, कैन आई से e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT, ये पूरी टर्म भी इंक्रीज हो रही होगी, ये पूरी टर्म भी इंक्रीज हो रही होगी। अगर ये पूरी टर्म इंक्रीज हो रही है, कैन आई से e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT, ये पूरी टर्म भी इंक्रीज हो रही है। और अगर ये पूरी टर्म इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ही हो गया कि K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बढ़ता है, दैट मींस उस रिएक्शन की रेट भी क्या होती है? उस रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है। ठीक है, सो दिस इज what we call as Arrhenius equation, और Arrhenius equation समझाता है हमें कि टेम्परेचर बढ़ाने से with the increase in temperature the rate constant increases and eventually the rate of the reaction increases as well. So I'm writing this in the form of a statement. I'm sure this is clear to you. Let me write this in the form of the statement. देखिए आप, चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं as per Arrhenius equation with the increase in the temperature, rate constant of a reaction increases and eventually rate of the reaction also increases, right? And as per Arrhenius equation, we got to know just give me a second, guys. I need to erase this. As per Arrhenius equation, we got to know R is equal to A naught, or just write it as A, e to the power minus EA divided by RT, right? Again, I wrote R. I'm sorry. This is K, right? This is K. Okay. अब देखिए, इस Arrhenius equation को थोड़ा हम modify भी कर सकते हैं। देखिए modify कैसे करोगे आप? I'll be multiplying the reaction with ln. I'm multiplying the equation with ln. इस इक्वेशन को ln से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो एक साइड आ गया ln ऑफ k, एक साइड आ गया ln ऑफ a e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ओके, चलिए अब देखिए, ये आ गया ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n। ln ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n हो गया ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, राइट? और ln की बेस क्या होती है? बेस e होती है। ठीक है, देखिए ln ऑफ e टू द बेस e, कैन आई से 1 के बराबर हो जाएगा। और लेट्स राइट इट लाइक दिस, फर्स्ट ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a, देखिए ये आ गया ln ऑफ m टू द पावर n, ln ऑफ m टू द पावर n, विच विल बी इक्वल टू n ln m, वो ये आ गया माइनस EA डिवाइड बाय RT मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ e टू द बेस e। ln ऑफ e टू द बेस e जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास जो एक और फॉर्म Arrhenius इक्वेशन का आ गया, दैट इज ln ऑफ k will be equal to ln of a minus EA divided by RT. This is one more form of the Arrhenius equation. I'm sure this is clear to you. Okay? तो चलिए Arrhenius equation भी हो गया हमारा, ठीक है? Arrhenius equation हो गया हमारा. So let's move on to one more question.
What is that? That is from the electrochemistry part. State and explain the Faraday's law of electrolysis. State and explain Faraday's laws of electrolysis. देखिए हमारे पास कितने Faraday's I mean हमारे पास कितने laws of electrolysis है? We have got two laws of electrolysis. One is called as Faraday's first law, another one is called as Faraday's second law. पहले Faraday's first law को यहाँ पे explain करते हैं. I am starting with the Faraday's first law of Faraday's first law of electrolysis. ठीक है, चलिए सबसे पहले ये लॉ डिफाइन करने से पहले यहां पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल आई अज्यूम आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम. दिस इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड नंबर 1, दिस इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड नंबर 2. ठीक है, अब यहां पे मैं एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं. अब मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं. ईदर आई टेक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और आई टेक द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट. See, I have got two options over here. Either I take the molten electrolyte or I take the aqueous electrolyte. ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इन दो इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर लो बाय द एक्सटर्नल बैटरी. ठीक है, इनको कनेक्ट कर लो बाय द एक्सटर्नल बैटरी. लेट्स से दिस द नेगेटिव टर्मिनल, दिस द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है. जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. ठीक है, and remember negatively charged electrode in the electrolytic cell is what we call as cathode, and positively charged electrode in the electrolytic cell is what we call as anode. And already हमें पता है कैथोड पे हमेशा क्या होती है, कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और सॉरी उल्टा बता रहा हूं मैं. सी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा क्या होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है. एंड वी नो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो. अब देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें बताता क्या है. देखिए आप सबसे पहले जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूं. देखिए मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इनटू कंसिडरेशन. ओके, लेट्स से इनसाइड दिस कंटेनर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग मोल्टन NaCl. आई एम कीपिंग molten NaCl inside the container. I'm keeping molten NaCl inside the container. ठीक है, तो कैन आई से इस कंटेनर में आपके पास Na पॉजिटिव आयंस होंगे और Cl नेगेटिव आयंस होंगे बिकॉज आई हैव टेकन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ठीक, अब देखिए जब आप इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, जब इन इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज आ जाएगी माइनस और प्लस, कैन आई से दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस Na पॉजिटिव टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस Cl नेगेटिव टुवर्ड्स इटसेल्फ. राइट, अगर Na पॉजिटिव इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम यहां पे बोल क्या रहे हैं, कैथोड. कैथोड पे होती क्या है, रिडक्शन. रिडक्शन होती क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस जो ही Na पॉजिटिव इस कैथोड की तरफ जाएगा Na पॉजिटिव की रिडक्शन होगी. सो आई कैन से द रिएक्शन विच वुड बी टेकिंग प्लेस एट कैथोड, द रिएक्शन वुड बी टेकिंग प्लेस एट कैथोड, दैट वुड बी Na पॉजिटिव विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई वुड से इस रॉड पे विद टाइम सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा. इस रॉड पे विद टाइम सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा. सिमिलरली ये जो Cl नेगेटिव आपके पास है, ये Cl नेगेटिव will start moving towards the positively charged electrode. It will start moving towards the positively charged electrode, and positively charged electrode is what we call as anode. Anode पे होती क्या है, oxidation. Oxidation means loss of electrons. So जब ये Cl negative इस anode की तरफ जाएगा, जरा मुझे आप बता सकते हो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी. I can write the reaction at anode. Oxidation of Cl negative will take place, and oxidation of Cl negative हम ऐसे लिख सकते हैं, twice Cl negative will change to Cl2 gas प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या नहीं से एनोड पे यहां पे गैस लिबरेट हो रही है. कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, यहां पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है. एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है. ठीक है, सो दिस फिनोमेनन इज व्हाट आई कॉल एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टन NaCl। जो आपने देख लिया, कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया कि यहां पे जब हमने मोल्टन NaCl यूज किया, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, राइट। अब देखिए आप, एक इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट हुआ, एक इलेक्ट्रोड पे गैस लिबरेट हुई। अब जब आप इलेक्ट्रोड चेंज करते जाओगे, आप देखते जाओगे या तो एक इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे गैस लिबरेट होगी, या दोनों इलेक्ट्रोड्स पे मेटल डिपॉजिट होगा, या दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैस लिबरेट होगी। जो ही आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते जाओगे, व्हाट यू विल कम टू नो, या तो एक इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होता जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे गैस लिबरेट होती जाएगी, या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे मेटल डिपॉजिट होता जाएगा, या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैस लिबरेट होती जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ। सी गाइस, आई एम राइटिंग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। See guys, I am writing its statement first, then I'll make you understand what this statement is all about. See, as per Faraday's first law of electrolysis is all about, see, on passing, I'm writing the statement, on passing current into the electrolytic solution, in the electrolytic cell, the mass of metal deposited, or the gas liberated, at the electrodes is directly proportional to the amount of charge flowing into the solution. देखिए आप, this is the general statement of Faraday's first law of electrolysis. As per Faraday's first law of electrolysis concerned, इलेक्ट्रोड्स पे या तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे मेटल डिपॉजिट होगा, या तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे गैस लिबरेट होगी, या तो एक इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, एक इलेक्ट्रोड पे गैस लिबरेट होगी। नाउ एज पर फैराडेज लॉ, जितनी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा चार्ज पास होगी, उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, या उतनी ज्यादा गैस लिबरेट होगी, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट एज पर व्हाट, एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंसर्न्ड। हैव अ लुक गाइस व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। देखिए, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं बैटरी 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूं, आई एम कनेक्टिंग द 5 वोल्ट बैटरी ओवर हियर, ठीक है। तो यहां पे सोडियम कुछ डिपॉजिट हुआ होगा, यहां पे क्लोरीन कुछ लिबरेट हुई होगी, ठीक है। लेट्स से सोडियम का कुछ मास यहां पे लिबरेट हुआ होगा, सोडियम का कुछ मास यहां पे डिपॉजिट हुआ होगा, और क्लोरीन का कुछ मास यहां पे लिबरेट हुआ होगा, राइट। अब अगर मैं इस 5 वोल्ट्स के बदले यहां पे 10 वोल्ट्स रखूं, कह रहे इसे जब मैं 10 वोल्ट्स यहां पे रखूंगा, उस टाइम पे ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास होगी, और जितनी ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास होगी, आई वुड से उतना ज्यादा मेटल का मास डिपॉजिट होगा, और उतना ज्यादा गैस का मास लिबरेट होगा, विच इज एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जितनी सॉल्यूशन में ज्यादा चार्ज पास करेगी, जो डिपेंड करेगा आपने एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज कितनी रखी है, जितनी आप एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज ज्यादा रखोगे, उतनी ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास होगी, और जितनी ज्यादा चार्ज सॉल्यूशन में पास होगी, उतना ज्यादा या तो मास ऑफ द मेटल डिपॉजिट होगा, या मास ऑफ द गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट गाइस गिव मी अ सेकंड। सी, देखिए अब इसी को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। The mass of the metal deposited or gas liberated, which I'm representing by W. W represents mass of metal deposited or mass of gas liberated at any electrode in grams. As per Faraday's law, it's directly proportional to amount of charge which goes into the solution.
ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दे, यहां पे मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड. यू हैव टू बी केयरफुल विद द टर्मिनोलॉजीज. दिस W either represents mass of metal deposited or mass of gas liberated. It would be equal, I'll be using the constant जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और Z को बोलते हैं हम यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और Z की वैल्यू, लेट मी टेल यू, ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होता है E डिवाइडेड बाई 96500, where E is what we call as the equivalent mass of the metal deposited और equivalent mass of the gas liberated. जिसके बारे में आप चेक कर रहे हो, अगर मेटल डिपॉजिट हो रहा है तो इक्विवेलेंट मास यहां पे मेटल का लोगे, अगर गैस लिबरेट हो रही है, अगर आप चेक करो कितनी गैस लिबरेट हो रही है, तो इक्विवेलेंट मास आप यहां पे गैस का लोगे. ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. दिस इज मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड और गैस लिबरेटेड, दैट विल बी इक्वल Z के बदले क्या आ जाएगा? E मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइड बाई 96500, राइट? अब ये जो Q है यहां पे, Q क्या होता है? Q इज चार्ज, और ऑलरेडी आपने एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T. आप करंट में एक रिलेशन पढ़ चुके होंगे, करंट इज इक्वल चार्ज पर यूनिट टाइम, और आई वुड से चार्ज इज इक्वल Q मल्टीप्लाइड बाई T. सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ Q in this equation, by means of which I'll get a new equation like this. W in grams would be equal to E. Q के बदले आ गया I multiplied by T divided by 96500. This is one important relation which you guys are supposed to remember. ठीक है, but be careful with the terminologies. ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो W है, it is the mass of the metal deposited और मास ऑफ द गैस लिबरेटेड. डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है या गैस लिबरेट हो रही है. अगर आप चेक कर रहे हो, अगर आप मेटल डिपॉजिटेड कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो मेटल का कितना मास डिपॉजिट हो चुका है, तो इक्विवेलेंट मास आप यहां पे मेटल का लोगे. अगर आप चेक करो कि गैस का कितना मास लिबरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट मास आप गैस का लोगे. ठीक है, दिस इज वन फॉर्मूला. सिमिलरली आप यहीं पे एक और फॉर्मूला देख सकते हो इसकी. देखिए, व्हाट इज दैट? आई वुड राइट mass of the metal deposited और the gas liberated would be equal. ये E यहां पे equivalent mass है, और equivalent mass हम पढ़ चुके हैं, that's always equal to molar mass divided by valency factor, और we call it as N factor. ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई आप I से करें, यहां पे मल्टीप्लाई T से करें, और डिनोमिनेटर में आपके पास 96500 है. ठीक है, चलिए ये जो मोलर मास यहां पे है, इसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लाए, तो आपके पास आ जाएगा mass of the metal deposited or gas liberated in grams divided by molar mass of the metal deposited or molar mass of the gas liberated. That will be equal to I multiplied by T divided by N factor multiplied by 96500. अब देखिए, ये आ गया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. क्या गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं? डेफिनेटली. सो इट बिकम्स इक्वल टू N. ये आपके पास एक और रिलेशन आ गई विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद द टर्मिनोलॉजीज विच अगेन आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ये N यहां पे क्या है? N is the number of moles of metal deposited or number of moles of gas liberated. I'm sure this is clear to you. Okay? Alright, so I'm sure कि आपको ये Faraday's first law of electrolysis समझ आ गया होगा. ठीक है, now it's time to see the Faraday's second law of electrolysis. देखिए कितना simple है. देखिए आप, I'm adding one more slide over here in order to make you understand what this Faraday's second law of electrolysis is all about. ठीक है, I'm writing the Faraday's second law of electrolysis. देखिए बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है. देखिए आप, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्ट होंगी सीरीज में, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, यहां पे एक और कंटेनर लिया हुआ है, मैंने यहां पे एक और कंटेनर मैंने यहां पे लिया हुआ है. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी कंटेनर में आई एम कीपिंग टू इलेक्ट्रोड्स. हर किसी कंटेनर में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं. दैट मींस आपको समझ आ रहा होगा, मैंने यहां पे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ली हुई है. मैंने यहां पे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ली हुई है कंटेनिंग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कंटेनिंग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कंटेनिंग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने, लेट्स अज्यूम यहां पे मैंने मोल्टन NaCl लिया हुआ है. लेट्स अज्यूम यहां पे मैंने मोल्टन ZnSO4 लिया हुआ है. लेट्स अज्यूम यहां पे मैंने मोल्टन AgNO3 लिया हुआ है. ठीक है,
चलिए, तो मैंने यहां पे क्या किया है, आई टुक 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स विच हैव गॉट 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट। ठीक, अब इन्हीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। आई एम कनेक्टिंग देम इन सीरीज। जस्ट हैव अ लुक, लेट्स से दिस इज द एक्सटर्नल बैटरी, ये एक्सटर्नल बैटरी है। ठीक है, अब जिस इलेक्ट्रोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा उस पे डेफिनेटली कौन सी चार्ज आनी है, पॉजिटिव। जिस इलेक्ट्रोड को मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं उस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, दिस नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूं मैं, इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तब जाके इन पे चार्ज आ जाएगी, तब जाके इन पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगी। अब इसके बाद कहने से मेरे पास 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स यहां पे सीरीज में है। ठीक है, अगर ये तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स सीरीज में है, कहने से तीनों सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही होगी। अगर तीनों सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही होगी तो आई कैन से तीनों सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रही होगी। ठीक है, एंड एज पर फैराडेज सेकंड लॉ इज कंसर्न्ड, अगर इन तीनों सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जा रही होगी, आई कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस deposited or liberated in the first cell would be equal to number of equivalents deposited or liberated in the second cell, which would be equal to number of equivalents deposited or liberated in the third cell. ठीक है, I'm writing it over here. Just have a look. यहां पे लिख रहा हूं मैं, या let me add one more slide. As per Faraday's second law is concerned, for two or more than two electrolytic cells, connected in series, having different electrolytes in it, having different electrolytes in it, comma, the number of equivalents, or I would write the number of equivalents deposited or liberated in every electrolytic cell would be the same. ओके, चलिए एक और चीज देखें फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यहां पे Na पॉजिटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज Zn डाई पॉजिटिव, दिस इज SO4 डाई नेगेटिव, दिस इज Ag पॉजिटिव, दिस इज NO3 नेगेटिव। ठीक है, कहने से ये जो Na पॉजिटिव होगा ये किसकी तरफ जाएगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इस Na पॉजिटिव की यहां पे रिडक्शन होगी, और इस इलेक्ट्रोड पे यहां पे क्या डिपॉजिट होगा, इस पे सोडियम डिपॉजिट होगा। सिमिलरली इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे यहां पे इस पे जिंक डिपॉजिट होगा, और एट द सेम टाइम इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे यहां पे Ag सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो as per Faraday's second law is concerned, I can simply say कि जितने यहां पे ग्राम इक्विवेलेंस सोडियम के डिपॉजिट हुए होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस यहां पे जिंक के डिपॉजिट हुए होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस यहां पे सिल्वर के डिपॉजिट हुए होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ गैस यहां पे फॉर एग्जांपल Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 लिबरेट हो रहे हैं, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस जो गैस यहां पे लिबरेट हो रही होगी, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस जो गैस यहां पे लिबरेट होगी, लाइक दैट। ठीक है, so I can write it in the form of mathematical statement. Just have a look. Yeah. Just give me a second, guys. Exactly. See. So I can write over here mathematically mass of, or let me write it like this. Mathematically I can write number of gram equivalents of sodium which are deposited in the first cell would be equal to number of gram equivalents of zinc which are getting deposited in the second cell will be equal to number of gram equivalents
ऑफ सिल्वर विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द थर्ड सेल। ठीक है, बिकॉज मैंने तीनों सेल्स वो वाली ली थी, पहले वाले में मैंने NaCl यूज किया था, दूसरे वाले में मैंने ZnSO4 यूज किया था, तीसरे वाले में मैंने सिल्वर AgNO3 यूज किया था। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ये किसके बराबर बेसिकली होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस किसके बराबर होता है? देखिए आपने एक रिलेशन तो पढ़ी होगी, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अगर मैं इस मोलर मास को यहां पे रिप्लेस करूं इक्विवेलेंट मास से, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगी गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास को मैं यहां पे अब नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के इसको मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स की रिलेशन हमारे पास थी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर मैं मोलर मास को रिप्लेस करूं इक्विवेलेंट मास से, तब मैं अब इसको नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलूंगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, दैट विल बी इक्वल मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड divided by equivalent mass of sodium, which would be equal to number of gram equivalents of zinc deposited. That will be mass of zinc deposited divided by equivalent mass of zinc deposited, which will be equal to number of gram equivalents of silver deposited. That will be equal to mass of silver deposited divided by equivalent mass of silver over here, right? I'm sure this is clear to everyone. Equivalent mass of silver. This is the mathematical statement of the Faraday's second law of electrolysis. This question is very very important. ये frequently आपसे long term के form में पूछा जा सकता है. State and explain Faraday's first and second law of electrolysis. ठीक है, तो जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया Faraday's first और second law के बारे में, वो अगर आप लिखोगे questions में, definitely you will be fetching the full marks in your examinations if this question comes. I'm sure this is clear to everyone. Okay.